डियर स्टूडेंट, यह समाजशास्त्र बीए पार्ट फर्स्ट ईयर की ऑनलाइन क्लास है। आज हम संयुक्त परिवार की विशेषताओं या संयुक्त परिवार के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, ये गुप्ता शर्मा जो अपनी किताब है साहित्य भवन पब्लिकेशन की, अमूमन अपने यहाँ जो ज्यादा प्रचलन में है, मैंने उसी को लिया है। दूसरी कई किताबें हैं जिनमें आपको और भी बेहतर ढंग से अध्ययन सामग्री मिल सकती है। विशेषकर वे किताबें जो एचआरडी द्वारा अप्रूव हो वो ज़्यादा बेहतर होती है। लेकिन ये किताब चूंकि आप फर्स्ट ईयर में हैं और समाजशास्त्र में आपका भी शुरुआती कार्य चल रहा है, जान पहचान हो रही है विषय से, तो ये किताब काफ़ी सरल लगी मुझे, इसलिए मैं इसी से आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, संयुक्त परिवार की विशेषताओं की बात हमें करनी है। विशेषताएं या लक्षण क्या है? सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि विशेषताएं या लक्षण एक ही बात होती है। जब हम कहते हैं कि किसी व्यक्ति की क्या विशेषताएं हैं, तो उसका भी वही मतलब निकलता है अगर कोई हमें कहे कि उस व्यक्ति के क्या लक्षण हैं। हमें इन शब्दों में किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। हमें ये चीज ध्यान में रखनी है कि ये पूरी तरीके से एक ही बात है। अगर एग्जाम में विशेषताएं पूछे या चाहे लक्षण पूछे, आपको उनमें कोई भ्रम की स्थिति में नहीं जाना है। अब हम शुरू करते हैं। तो कल हमने जैसे बात की थी कि संयुक्त परिवार जो होता है वो 3 पीढ़ियों या कई बार 3 से ज्यादा पीढ़ियों के एक साथ रहने, एक सामान्य रसोई घर में खाना खाने, एक सामान्य पूजा घर में पूजा पाठ करने, एक सामान्य संपत्ति का इस्तेमाल करने आदि के द्वारा निर्मित होता है। हमने ऐसी कुछ मूलभूत बातें देखी थी। आज हम उन्हीं को थोड़ा सा विस्तार से देखेंगे और प्रयास करेंगे कि वो कौन कौन से लक्षण या विशेषताएं हैं जो सामान्यतया एक संयुक्त परिवार में देखने में आती है। सबसे पहले जैसे आप देख पा रहे हैं वह है सामान्य निवास या कॉमन रेजिडेंस जिसको कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि संयुक्त परिवार जो है उसमें एक घर होता है और उस घर में सब साथ रहते हैं। घर एक बिल्डिंग को हम एक तरह से कह सकते हैं। मतलब उस घर में इतनी जगह होती है, इतने कमरे होते हैं या इतनी सुविधाएं होती है कि उसमें सारे लोग एक साथ एक बाउंड्री में रहते हैं। हो सकता है इमारतें एक से ज्यादा भी हो, आसपास हो लगे हुए, लेकिन कहने का मतलब है कि अलग अलग घर नहीं होते, दूर दूर नहीं होते। ऐसे नहीं हो सकता कि दो लोगों का निवास स्थान अलग है, आधा किलोमीटर दूर दूसरा रहता है, ऐसे नहीं होगा। सब लोग साथ रहते हैं। तो सामान्यतः आप जब गांव में कहते हैं अपने बोलचाल की भाषा में कि हम तो साहब अभी तक एक साथ ही रहते हैं, सीर में ही रहते हैं, तो उसका मतलब यही होता है कि सभी एक ही मकान में रह रहे होते हैं। कई बार अगर परिवार थोड़ा बड़ा है तो हो सकता है एक से अधिक मकान हो, लेकिन ये मकान एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर नहीं होते। और अमूमन ये मकान पैतृक होते हैं। अमूमन जो अपन कह देते हैं कि पूर्वजों से जो हमें प्राप्त होते जा रहे होते हैं, लगभग वही मकान होते हैं। उनमें कुछ नए भी जुड़ सकते हैं। और ऐसे घर में रसोई एक ही होगी, ये मान के चलिए। पूजा पाठ की जगह एक ही होगी, अलग अलग नहीं होती। सब लोग एक ही रसोई का बना खाना खाएंगे, तो एक ही जगह रसोई होगी। दूसरा जो पॉइंट है वो यही है, सामान्य रसोई घर। देखिए, रसोई घर जो है उस पर इतना जोर क्यों दिया गया है? इसका कारण ये है कि परिवार के सदस्य एक साथ खाना खाते हो या एक जगह बना हुआ खाना खाते हो। ये उनके एक जिसे कह सकते हैं ना कि एक कॉमन इकोनॉमी को भी दिखाता है कि खाने पीने का जो खर्चा है और है वो सब लोग साझा रूप से बांटते हैं। चूंकि अब वो एक जगह बना खाना खा रहे हैं तो
निश्चित रूप से सभी जो कमाने वाले हैं वो उसमें कंट्रीब्यूट करते होंगे और वे लोग जो नहीं कमा रहे हैं उन्हें भी वहां भोजन मिल रहा होगा। तो संयुक्त परिवार में आपको एक जगह खाना बनता हुआ दिखेगा, एक साथ लोग खाना खाते हुए मिल सकते हैं, लेकिन एक जैसा ही खाना वो खाते हुए मिलेंगे। परिवार जो है उसकी एक सामान्य संपत्ति मानी जाती है संयुक्त परिवार में। जैसे इसमें 3 नंबर पॉइंट है तो वो संपत्ति का मतलब है, जैसे मकान है तो वो सबका माना जाएगा, कोई धनराशि है तो वो सबकी मानी जाएगी, भूमि है तो वो सबकी मानी जाती है, सभी उसमें हिस्सेदार होते हैं। क्योंकि ये जो संयुक्त परिवार है सामान्यतया कृषि आधारित समाजों में आपको खूब देखने को मिलते हैं। और कृषि आधारित समाजों में आप देखते हैं कि खेती एक प्रमुख आय का सोर्स होता है। सोर्स ऑफ इनकम के रूप में एग्रीकल्चर ही ज्यादातर, पशुपालन, खेती, यही सब होता है। इनमें जमीन जो होती है अमूमन पुश्तैनी होती है, कभी कभार कोई परिवार नई जमीन भी खरीद लेता है। तो चूंकि पुश्तैनी संपत्ति पे सभी का अधिकार है परिवार में, इसलिए ये एक सरलता से समझी जाने वाली बात है कि संयुक्त परिवार में जो वेल्थ होती है वो कॉमन वेल्थ होती है, मतलब जो संपत्ति होती है, जो भी उनकी प्रोस्पेरिटी है, वो सारी उनमें सबकी बराबर मानी जाती है। अब संयुक्त परिवार में चूंकि संपत्ति भी एक संयुक्त मानी जा रही है, तो निश्चित रूप से परिवार में जो भी खर्चे होंगे या जो आय होगी वो भी संयुक्त रूप से ही समझी जाएगी, सभी लोग मिलकर उसे वहन करेंगे। ठीक है। इसके बाद आता है सामान्य पूजा का कमरा हो या सामान्य पूजा स्थल, धार्मिक स्थल, धार्मिक कर्तव्य। इसका देखिए, इसको समझने का एक तरीका ये है कि एक संयुक्त परिवार में जितने भी लोग रह रहे होंगे वे एक सामान्य देवी देवता या सामान्य धर्म विशेष से या सामान्य, हम कह सकते हैं, कल्ट से, संप्रदाय से जुड़े हुए होंगे। सामान्य पूजा घर का केवल इतना मतलब नहीं है कि वे एक जगह एकत्रित होकर पूजा करते हैं, ये तो तय है, पर यह तभी संभव है जब वो किसी एक ही तरह के देवता या एक ही तरह के धार्मिक विश्वास में वो पूजा पाठ करते हैं, तभी उनका एक सामान्य कॉमन पूजा घर हो सकता है। तो निश्चित रूप से संयुक्त परिवार में एक ही धर्म होगा, एक जैसे ही देवता होंगे, सबके मान्यताएं एक जैसी ही होगी, अलग अलग प्रकार की धार्मिक मान्यताएं नहीं हो सकती। इसलिए हमें एक कॉमन उनका वर्शिप का स्टाइल होगा, एक सामान्य उनका पूजा पाठ का एक स्थल हो सकता है, कमरा हो सकता है, पूजा घर हो सकता है, या ना भी हो तो वो कम से कम एक जैसी धार्मिक मान्यताओं को मानने वाले लोग होंगे। इसके बाद आप देख पा रहे हैं रक्त संबंध से संबंधित लोग इसमें ज्यादा होंगे, और अगर देखा जाए तो विवाह संबंधी भी होंगे, रक्त संबंधी भी होंगे। लेकिन इसमें आपको ये समझना है कि विवाह संबंधी जो होंगे वो तो पति पत्नी के रूप में होंगे, और रक्त संबंधी माता पिता से बच्चे या आपस में भाई बहन, वो सारे रक्त संबंधी में आ जाते हैं। तो दोनों तरह के आपको रिश्तेदार संयुक्त परिवार में मिल जाते हैं। इसके बाद आता है बड़ा आकार है। संयुक्त परिवार में सदस्य चूंकि 3 पीढ़ियां एक साथ रहती है, तो आकार थोड़ा सा अपने छोटे परिवार की तुलना में, जिसमें केवल माता पिता और उनके कुंवारे बच्चे रहते हैं, तो उनकी तुलना में एक संयुक्त परिवार में अपेक्षाकृत अधिक लोग हो सकते हैं। सभी के अधिकार और दायित्व निश्चित होते हैं। परिवार में तय होता है कि मुखिया कौन होगा। अमूमन परिवार में जो सबसे वृद्ध व्यक्ति होता है वो मुखिया होता है, और इसके बाद छोटे बच्चों की अलग स्थिति होगी, महिलाओं की जो है अलग से स्थिति होगी, है ना। तो इसमें मूल रूप से उन सब के पावर्स, अथॉरिटीज जो है, राइट्स और सारी चीजें पहले से फिक्स होती है कि बच्चों के ये अधिकार होंगे, बड़ों के ये होंगे, बच्चों के ये कर्तव्य होंगे, बड़ों के ये कर्तव्य होंगे, ये पहले से फिक्स होता है। तो ये कुछ विशेषताएं जो 136 नंबर पेज पर आप देख पा रहे हैं, ये संयुक्त परिवार की है। शेष
अगले वीडियो में। धन्यवाद।